नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट आर्ट्स जून 2025 की साइकोलॉजी की एक्यूरेट आंसर की लेके आ चुका हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन था कि मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज, तो जो मनोविज्ञान है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन था यहाँ पे व्यवहार की व्याख्या करना, ये भी बिल्कुल सही है। व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना, तो प्रिडिक्ट द बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार को नियंत्रित करना, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये तो एक तो इसका व्यवहार का जो ये वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, तो इसका व्यवहार की व्याख्या करना भी उद्देश्य होगा, व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना भी उद्देश्य होगा, व्यवहार को नियंत्रित करना भी इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपने लगा लेना है। अच्छा, इसमें सेम वही क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 से 25 क्वेश्चन सेम वही थे जो हमने अपनी सीरीजेज में किए थे, जीके या साइकोलॉजी। इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो अच्छे लेवल का आया था। अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है? विच लॉ ऑफ लर्निंग द नीड ऑफ रेपिटेशन इन लर्निंग, तो मतलब कि अधिगम का सीखने का ऐसा कौन सा नियम है जो कि सीखने की जो आवश्यकता को महत्व देता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन था लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और लॉ ऑफ रेडिनेस। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही जो लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडिनेस है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, आपको मैंने बताया था कि भैया ये थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। तो जो आपका अधिगम में दोहराई की जो आवश्यकता को महत्व देता है वो देता है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन बी भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? तो जो आपकी मानव वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करता है, तो वो आपका कौन सा बाहरी कारक होगा? तो यहाँ पे देखो बुद्धि, आयु और इमोशंस, ये तीनों के तीनों देखो, इंटेलिजेंस, एज और संवेग जो है ये किसके है? ये तीनों के तीनों इंटरनल, ये तीनों तो यहाँ पे जो है वो इंटरनल फैक्टर्स है, लेकिन जो आपका बाहरी कारक है वो है परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। तो ये क्या करता है? मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक यहाँ पे यही हो सकता है, क्योंकि बुद्धि, आयु और संवेग यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको अलग दिख ही रहा होगा पहले ऑप्शन, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विशिष्ट बालक होता है, जो भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन एक था यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक होंगे, ऑप्शन बी था सृजनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, ऑप्शन सी था मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन होंगे, ऑप्शन डी था ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो विशिष्ट बालक होंगे वो देखिए क्रिएटिव भी हो सकते हैं, वो तो विशिष्ट बालक की अगर बात की जाए, मानसिक मंता वाले, सृजनात्मक, प्रतिभाशाली, मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि जो विशिष्ट बालक होता है वो होता है कि या तो वो बहुत इंटेलिजेंट होता है या थोड़ा सा वो डफर होता है। तो विशिष्ट बालक में यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन था कि स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण, इसकी हमने पहले भी बात की थी, डैश का एक प्रकार है। तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत इंडिविजुअल टेस्ट था। आपको याद रखना है कि किस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट का एक टाइप था ये, जो स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट था, ये था आपका इंडिविजुअल टेस्ट। इसको आपने जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। देखो साइको और जीके बहुत आसान थी, आप अपना जो एचपी टेट है वो यहीं पर क्वालिफाई कर सकते थे। डैश में परिस्थितियों को नियंत्रण किया जाता है। देखिए जो इन डैश कंडीशंस आर कंट्रोल्ड, तो जो परिस्थितियां होती है उनको कहाँ पे आप जो है वो नियंत्रण पा सकते हैं? तो भैया देखो जो आपकी प्रयोगात्मक विधि होती है वहाँ पर जो है परिस्थितियों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। क्लिनिकल मेथड भी नहीं होगा, इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं होगा, प्रश्नावली भी नहीं होगा। अगले तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड साइकोलॉजी, जो आपका अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अप्लाइड जो साइकोलॉजी है, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण था वो क्या था? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था एजुकेशनल साइकोलॉजी का, शैक्षिक मनोविज्ञान का। इस बात को आपने याद रखना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसका सबसे बड़ा उत्तर था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है? देखिए किसका संबंध जो है वो व्यवहारिक संप्रदाय से है। तो व्यवहारिक संप्रदाय मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वॉटसन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही था यहाँ पे। और जिसने ये देखा होगा द स्कूल विलियम वुंड तो नहीं थे, ये तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। हेर्बर्ट स्पेंसर भी नहीं थे। तो ऑप्शन सी वॉटसन का नाम देखते ही आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया होगा। भाई पढ़ाए हुए क्वेश्चन बहुत सारे साइकोलॉजी में भी आए थे, आप ये नहीं बोल सकते कि साइकोलॉजी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
बस शर्त ये थी कि साइकोलॉजी के थोड़े क्वेश्चन, जीन पियाजे कितने बार अपनी वीडियोस में पढ़ा चुका था जीन पियाजे के बारे में, कि जो बच्चे हैं पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे भाषा का जो अभाव होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग स्टेज देयर इज लैक ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ चाइल्ड। तो भैया वो तो आपका पता होना चाहिए पहले तो आपको, जो बच्चा है बोल किस भाषा में नहीं पाता, भाषा किस भाषा में नहीं सीख पाता, तो जब जो 0 से 2 साल का होता है तब वो भाषा नहीं सीख पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कब से कब तक होती है। पियाजे की पहली स्टेज है 0 से 2 साल तक होती है, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद आपकी मूर्त 7 से 11, फिर आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। कहाँ से कहाँ तक है भाई? 11 से 15। इस बात को आपने याद रखना है, चीज़ों को समझना है तब जाके चीज़ें समझ आएगी, नहीं समझोगे तो चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो वो कौन सा तर्क है जहाँ पे विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, कि इन विच काइंड ऑफ रीजनिंग द प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। मतलब कि ऐसा कौन सा तर्क है जहाँ पर विशिष्ट उदाहरण के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका इंडक्टिव रीजनिंग। जो आगमनात्मक तर्कणा होती है, इसमें हम जो है विशिष्ट, जब हमारे पास उदाहरण होंगे तो हम सिद्धांतों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और निगमनात्मक तर्क में क्या हो जाएगा, उल्टा, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस हम अपने माइंड से जो है फिर भी उसका आंसर दे रहे हैं। तो आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, हमारे पास विशिष्ट उदाहरण होंगे, उसके आधार पर ही हम क्या दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि समूह तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हु प्रोपाउंडेड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया, बहुत बार बताया कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको मैंने एक नाम भी दिया था, और उसका नाम दिया था मैंने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था भाई सर, थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा जो है यहाँ पर क्या दिया गया था, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है भैया कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे क्या कहा जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 75 से 90 होगी, तो उसको हम कहेंगे क्या, देखो गिफ्टेड तो नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल गलत था। अल्प बुद्धि भी नहीं कहेंगे, अल्प बुद्धि तो फिर ज़्यादा ही कम होगी। 75 से 90 हो सकता है मूर्ख, मोरॉन्स हो सकता है शायद, ठीक है। डल या मोरॉन्स में से एक होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं मोरॉन्स के साथ गया था, तो ऑप्शन बी मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे, कि मूर्ख हो सकता है। जो ज़्यादा डफर होता है वो मूर्ख ही होगा, जिसकी 75 से 80 होगी, और जो सामान्य बुद्धि वाला होगा, एवरेज इंटेलिजेंट होगा, उसकी 90 से 110। ये तो मैंने आपको परसों वाली जो पार्ट नंबर 13 साइकोलॉजी की वीडियो वहाँ भी पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक होता है। अब जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो कैसे होता है, कठिन मानसिक कार्य को करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। धीरे धीरे तो नहीं सीखेंगे प्रतिभाशाली बालक के पास कम शब्दावली नहीं, उपरोक्त सभी। तो जो कठिन जो आपके जो बालक होंगे, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, वो परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क। देखिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो कठिन मानसिक कार्यों को करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सीखना प्रगतिशील व्यवहार की अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो हु स्टेट्स लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्शन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो सीखना है वो प्रगतिशील व्यवहार की एक अनुकूलन प्रक्रिया है। तो ये मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 12 में कि भैया ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये वुडवर्थ साहब के द्वारा कहा गया है कि जो सीखना है वो प्रगतिशील जो व्यवहार है उसकी क्या एक अनुकूलन प्रक्रिया है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये बात जो कही है कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, डिस्क्राइब द एक्सप्लेन्स लर्निंग इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू थ्रू ओल्ड एज। तो ये कहा था भाई क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? क्रो एंड क्रो साहब ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है। और ये भी आपको याद रखना, इसका क्या था? वुडवर्थ था। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्या मैंने ये नहीं आपको कराया था? बहुत बार कराया था। कुत्ते पर प्रयोग किया था, किसने किया था? इवान पेवलव ने। इवान पेवलव के द्वारा थ्योरी दी गई थी क्लासनिंग कंडीशनिंग थ्योरी। सीधा सीधा लट्टू क्वेश्चन आया था कि क्लासनिंग कंडीशनिंग थ्योरी किसने करवाई थी? तो क्लासनिंग कंडीशनिंग थ्योरी इवान पेवलव के द्वारा दी गई थी। सर बहुत आसान पेपर आया था, इतना आसान कि हम चुटकियों में चुटकियाँ बजाते इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। कुत्ता इसका जो है राइट आंसर था। और जिसने हमारी क्लासेस को लगातार कंटिन्यू देखा होगा उसको कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो इसे कहा जाता है इफ द लर्निंग इन द सिचुएशन हिंडर्स
द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड। तो ये बोल रहा है कि जो एक स्थिति है, जब सीखना दूसरी स्थिति को सीख रहा है, कोई एक स्थिति सीख रही है और वो दूसरी स्थिति उसमें क्या कर रही है, समस्या पैदा ला रही है, अवरोधक के रूप में कार्य कर रही है, तो भैया उससे हम क्या कहेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। ये तो आप समझ गए, दो ही चीज़ें होंगी। शून्य स्थानांतरण तो इसमें नहीं कहने वाले हैं। इसमें जो हम करेंगे ये होगा आपका ऋणात्मक स्थानांतरण। क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक होगा। लेकिन समस्या जब नहीं लाएगा तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, दोनों बातें परीक्षाओं के काम आने वाली बातें हैं। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अवस्था को क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाया। बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में, पिछले वाले क्वेश्चन के और उससे पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल से बात की गई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 में से 30 मेरे कराए हुए आए थे, लेकिन कम से कम जो मेरी 13 वीडियोज़ थी ना, वहाँ से 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिला था। तो किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था, क्या ये क्वेश्चन बहुत बार कराया था। तो किशोरा अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की अवस्था जो है वो एडोलसेंस स्टेज को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। भैया अगली बात बोल रही है, फिर प्याजे आ गया कि प्याजे के अनुसार किस अवस्था में एक शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। कि अकॉर्डिंग टू प्याजे इन विच स्टेज चाइल्ड बिगिंस एक्वायर वोकेबलरी। तो भैया जो बच्चा है, पहले बोला कि भाषा की अवस्था किस में नहीं होती, तो हमने बोला पहले अवस्था में नहीं होती। फिर बोला कि जब बच्चा, एक अवस्था ऐसी आती है जब बच्चा शब्दों को अर्जित करना शुरू कर देता है। तो देखो, पहले शब्द का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे दूसरे स्टेज, जब बच्चा 2 साल से बड़ा हो जाता है, 2 से 7 के बीच में, शब्दों को क्या है, शब्दों को अर्जा जो एक्वायर करना है, जो उसकी वोकेब है, वो माँ पापा ये सब तो पहले भी बोल लेता है, लेकिन अब वो शब्दों को भी एक्वायर कर लेता है इस स्टेज में। इस स्टेज में मतलब कि बच्चा सब कुछ, इसीलिए इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। तो भैया प्याजे के बारे में मैंने बोला था कि पढ़ के जाना है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, और वही हुआ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से दिए गए थे। और लट्टू क्वेश्चन थे, जिसने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी होगी उसका भी आराम से एसपी टेट क्वालिफाई हो गया होगा। और मैंने पहले ही बोला था, चाहे आपने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी तब भी आपका एसबी टेट क्वालिफाई हो जाना था। व्यक्ति के किसी क्रिया की और विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्ति की जो कोई भी क्रिया कर रहा है और विशेष झुकाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाना था वो राइट आंसर आएगा। देखो, सृजनात्मक तो नहीं होगा, क्रिएटिविटी टेस्ट क्यों करेंगे, ना बुद्धि परीक्षण करेंगे, इसमें करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। तो याद रखना है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज्ड एक्सेस ऑन स्पेशल बैंड ऑफ एन एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। तो सबसे साधारण प्रकार का चिंतन कौन सा होगा। तो जो सबसे साधारण प्रकार का जो भैया चिंतन यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा चिंतन है। तो सबसे साधारण प्रकार का जो चिंतन है वो, देखो, सृजनात्मक चिंतन तो साधारण प्रकार का नहीं हो सकता, अमूर्त भी नहीं हो सकता, तार्किक भी नहीं हो सकता, मूर्त हो सकता है यार, क्योंकि मूर्त चिंतन एक साधारण, हमारे सामने चीज़ें रखी गई, हम उसका आंसर दे रहे हैं उदाहरण के आधार पर जो हम देते हैं। जैसा अमूर्त होता है, जो हमारे सामने चीज़ नहीं है फिर भी हमको हमारे माइंड में सेट है। अब ये भी कहाँ से है, ये भी आपके प्याजे के ही स्टेज से है। तो ये देखो कितने क्वेश्चन आए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। अगला क्वेश्चन था कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो हमारा जो अधिगम है, हमारा जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, मतलब जो उससे संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो हो जाना था, देखो, विषय वस्तु की प्रकृति ये भी नहीं होगा, शिक्षण विधि ये भी नहीं हो सकता, सीखने की तत्परता ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जी हाँ, अधिगम को जो है वो अगर हम पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो ये अधिगम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, किसके साथ, अधिगम प्रक्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ा चुका था। विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में, जी हाँ ये भी हो सकता है। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स करता है। नो बिहेवियर ऑफ लर्नर, मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास, और सिलेक्ट इन द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आ जाना था, ऑप्शन डी बिल्कुल भैया सही हो जाना था। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई भी विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वो प्रयोग कर रहा है। मतलब कि ये बोल रहा है कि इफ़ द स्टूडेंट ट्राइज सॉल्व ए प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली बाय द फॉलोइंग सम प्लेन्ड स्टेप्स। तो मतलब कोई विद्यार्थी है, उसको समस्या हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो नियोजित चरणों की पालन कर रहा है, तो वो किसका प्रयोग कर रहा है, कैसा वो जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो वो होगा उसका समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि वो प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर रहा है धीरे धीरे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगर विद्यार्थियों में आप क्रिएटिविटी नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको देखो विद्यार्थियों को उत्तर देने की स्वतंत्रता, ये तो सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। नवीनता को प्रोत्साहन भी सृजनात्मकता के लिए करेंगे। सृजनात्मकता अधिगम संसाधनों का प्रयोग करना है, ये भी आप क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए करेंगे। लेकिन झिझक और डर को बढ़ाना, ये आप नेगेटिव कर रहे हो। ये सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। देखो, गरीबी हो सकती है, निर्धनता भी हो सकती है, शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है पिछड़ेपन का कारण, और प्रभावी अध्यापन, मतलब इनएफिशिएंट टीचर टीचिंग, कोई इफेक्टिव टीचर है, कोई अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही करें, ऑल ऑफ दीज यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की अभिरुचियाँ डैश से प्रभावित होती है। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यक्ति की जो अभिरुचियाँ होती है वो किससे जो है वो किससे प्रभावित होगी। तो व्यक्ति की जो अभिरुचियाँ है वो प्रभावित होगी आपके किससे, बुद्धि से भी हो सकती है, परिवार के वातावरण से भी हो सकती है, साथी समूह से भी हो सकती है, और इसलिए इसका मेरे को लग रहा है उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। देखिए, छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में जो सहायक है वो आपकी, देखो, भाषण विधि तो यार बोलने में सहायक हो सकती है। प्रोजेक्ट विधि आपके प्रोजेक्ट करने में कोई प्रयोग कर रहा है। लेकिन कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, मान लो वो कहानी सुन रहा है, आराम से कहानी के माध्यम से कार्य कर रहा है, तो वो उसकी कल्पना को क्या है, बढ़ाएगा, उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकता है। तो इस बात को आपने याद रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है जो 26वां नंबर का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था कि आलोचना डैश का उदाहरण है। तो आलोचना जो है वो किसका उदाहरण हो सकता है। तो अगर भैया आलोचना की बात करें तो ये आलोचना हो सकती है आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन हो सकती है। आलोचना से क्या हो सकती है, नेगेटिव मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर आ सकती है। अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो सकारात्मक अभिप्रेरणा आएगी। अगला क्वेश्चन था 27 नंबर का कि प्याजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के चरणों से गुजरता है। और प्याजे का क्वेश्चन आ गया, 4 संज्ञानात्मक अवस्था थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आपकी कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल। 0 से 2 थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 7 थी प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल थी 7 से 11, और 11 से 15 तक थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये सारी आपको याद रखनी है। आपका पेपर कैसा हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कैसी लगती है आपको हमारी वीडियोज़ उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।